हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज जीएस भाई अनुज सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की दूसरी क्लास है। कल हमने आपके उत्तर प्रदेश एक परिचय में जाना था। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से कौन से देश लगते हैं और कौन कौन से जिले कितने राज्य कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। और कल हमने एक क्वेश्चन भी आपको बोला था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश किस भूभाग का भाग है या किस क्षेत्र का भाग है। तो यहाँ पर मोस्टली लड़कों ने आंसर दिया है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। अब इसके बारे में हम जानते हैं गोंडवाना लैंड आया कहाँ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि गोंडवाना लैंड है क्या। ठीक है, फिर इसके बारे में हम इसके बाद भौतिक विभाजन पढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पर कहेंगे कि जब पृथ्वी पूरी ये पृथ्वी में कहेंगे कि इस क्षेत्र में एक ऐसा भूभाग था, ये इस तरह का एक भूभाग था और इसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी, पानी भरा था। ये पानी है, ये सारे पॉइंट आपको देख के चलना, ये पानी है और ये आपका बीच वाला भाग, ये आपका भूभाग है, कहेंगे स्थल भाग है। तो यह स्थल भाग को, यहाँ पर जो स्थल भाग है इसको पेंजिया बोला गया, नोट कर दे जाएंगे। स्थल भाग को क्या बोला गया? पेंजिया बोला जा रहा है। और जो जल भाग है उस जल भाग को यहाँ पर कहेंगे पैंथालासा बोला गया, पैंथालासा बोला गया। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। पैंथालासा। अब ये थ्योरी के बारे में बात करें तो ये थ्योरी आपके अल्फ्रेड वेगनर, ये नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर नामक सिद्धांत वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोला जाता है ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट में सिद्धांत दिया था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो कहेंगे इन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने लिखा कि कैसे आपके महाद्वीप और आपके महासागरों की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो यहां पर हमने बताया कि जब तीन फोर्स इसमें काम किए, हम जियोग्राफी में आपको बताएंगे, जब तीन फोर्स काम किए तो ये जो भाग है, उत्तर भाग है, ये दो भागों में टूट गया। कैसे भागों में टूट गया? ये दो भागों में विभाजित हो गया, ये दो भागों में विभाजित हो गया और ऊपर वाला भाग जो था वो अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला भाग आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ये याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र है? गोंडवाना लैंड। और क्या करें, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कहेंगे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी की वजह से ये उत्तर की ओर खिसक गया। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा आता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा आता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि जो वेगनर ने बताया था कि कितने महाद्वीप और कितने ओशन बनते हैं, वो जियोग्राफी के चैप्टर में डिस्कस किया जाए। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी जो पूरा था, एक तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका क्या क्या लगता है? पैंथालासा जो जली भाग है, और स्थली भाग को क्या बोला जाता है? पेंजिया बोला जाता है। जब इसमें फोर्स लगे तो ये तीन या दो भागों में विभाजित हो गई और कहेंगे उत्तर में अंगारा लैंड में जाएंगे तो तीन महाद्वीपों का निर्माण होगा और नीचे आएंगे तो चार महाद्वीपों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम जियोग्राफी में इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे आज हमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को देखा जाए तो पहले हम अक्षांशीय विस्तार देख लें। अक्षांशीय विस्तार में देखें तो कहेंगे कि ये आपका ग्लोब है। ये ग्लोब में जहां से पृथ्वी की केंद्र से खींची गई, उत्तर कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जब जीरो अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर चलते हैं, तो कहीं पे हमें एक रेखा मिलती है, उस रेखा का अक्षांशीय विस्तार 23:52 से 30:24। ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय है। तो उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश कहेंगे ग्लोब में हमारा 23:52 से 30:24 अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, इतना है अक्षांशीय विस्तार है। जबकि उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देशांतरी विस्तार अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 77:05 से 84:38 तक है। तो देशांतरी विस्तार यहां से क्लियर हो रहा है। 77:05 से 84:38। ये सारी चीजें आप नोट करते जाएंगे
और इसको बार बार रिवाइज करेंगे अच्छांशी विस्तार से। आपके जितने वनडे एग्जाम होते हैं, आप अमीन में देख लो 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, और जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें तो टाइमिंग भी निकलवाता है कि कितने बजे कहां बजा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमें याद रखना है कि अच्छांशी रेखाएं जो होती हैं हमें जलवायु के बारे में बताती हैं, जबकि देशांतरी रेखाएं हमें समय के बारे में बता रही हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो अच्छांशी विस्तार है वो 23:05 से 30:24। कहेंगे उत्तरी और दक्षिणांतरी विस्तार कितने का, 7 डिग्री का दोनों में अंतर है। यहाँ 23 से 30 है, यहाँ 77 से 84 है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब उत्तर से पूरब से पश्चिम, अगर उत्तर प्रदेश की लंबाई देखें, पूरब से पश्चिम लंबाई देखें तो उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, पूरब से पश्चिम कितनी है, 650 किलोमीटर है। जबकि दक्षिण से उत्तर का है तो 240 किलोमीटर आती है। कितनी है, 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश को आपको याद रखना है कितना अच्छांशी विस्तार है, तो 240 किलोमीटर निकल रहा है, और आपका देशांतरी विस्तार 650 किलोमीटर निकल रहा है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का अच्छांशी एवं देशांतरी विस्तार। अब आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ना केवल आपके लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें सब ये क्वेश्चन बनते हैं। तो भौतिक आधार पर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पहला जो भाग आता है ये भावर भाग कहलाता है, दूसरा तराई क्षेत्र। इसको मिलाकर बोल दिया जाता है भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा कहां गया, दूसरा क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया करिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मध्यवर्ती, और तीसरा क्षेत्र आता है पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर भारत उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन देखते हैं तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका तराई, भावर एवं तराई क्षेत्र आ रहा है, एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र निकल के आ रहा है, और एक आपका निकल के आ रहा है पठारी क्षेत्र। अब इसकी बात करते हैं कि तराई एवं भावर क्षेत्र क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र मैदानी भाग क्या है, और आपका ये आपका पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है। देखो यहां पर बात करें कि ये उत्तर वाली क्षेत्र, तो हमने कहा था कि उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल से सीमा बना रहा है। इधर आ जाएंगे तो यहाँ हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड से सीमा बना रहा है। यहां पर कहेंगे यहां से क्या खत्म होती है, शिवालिक पहाड़ियां लगती हैं। उत्तर प्रदेश से कहेंगे उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ी आ रही है, शिवालिक पहाड़ियां आती है। तो शिवालिक पहाड़ियां से कहेंगे पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं, पहाड़ से नदियां निकलेंगे तो एक तेज रफ्तार में आती हैं, ढलान से बहती हैं, कहेंगे ऊपर से आ रही हैं तो रफ्तार में होती है, तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आएंगे, कंकड़ पत्थर लेकर आते हैं, और वो अपने क्या करते हैं, अपने साथ बिछाती चली जाती हैं। जब नीचे आती हैं तो वो नीचे जब आ रही होती है तो उन कंकड़ पत्थरों को बिछा देते हैं, और बिछाने से क्या होता है, बहुत सारे शिलाखंड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नदी आपकी विलीन हो जाती है, वहां नदी आपकी गायब हो जाती है, और जहां पे नदी गायब होती है उस क्षेत्र को ही भावर क्षेत्र कहा जाता है। तो भावर क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों को एक जाल सदृश बिछा देना, जहां नदी अपना कहेंगे गायब हो जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका भावर क्षेत्र कहलाता है। तो ये भावर क्षेत्र किसके द्वारा बनेगा, नदियों के द्वारा जो शिलाखंड लाए जाते हैं उनको बिछाते हैं, और वहां नदी क्या होती है, उन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहने लगती है, वो क्षेत्र भावर कहलाता है। अब जब वो कंकड़ पत्थर खत्म होंगे तो अचानक वो नदी क्या आएगी, उसके आगे क्षेत्र में क्या होगा, जलाशय इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों को मिला के बोल दिया जाता है भावर एवं तराई क्षेत्र। यहां तक चीज क्लियर हो गई हो तो कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया, भावर एवं तराई क्षेत्र को कि नदियों के द्वारा शिलाखंड बहाकर इकट्ठा करते हैं, जहां पे नदी विलीन हो जाती है या गायब हो जाती है और उन पत्थरों के नीचे से बहने लगती है, वो क्षेत्र भावर का। और अचानक नदी पत्थरों के बाद जब बाहर निकलती है तो एक जलाशय या कहेंगे एक जगह जल इकट्ठा होता जाता है, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र को मैप में देखकर आप जानिए कि यहां से सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये आपका पश्चिम में क्षेत्र कौन कहलाएगा, सहारनपुर, और पूर्व में जो क्षेत्र है वो कहला रहा है कुशीनगर।
कुशीनगर। तो ये आपका सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक कौन सा क्षेत्र है? भावर क्षेत्र है। भावर क्षेत्र की एक चीज और है कि ये आपका जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है तो पश्चिम से पूर्व पर जाने पर ये सकरा होता चला गया है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भावर क्षेत्र जो है सहारनपुर से कुशीनगर तक आता है और जब पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो पूर्व की ओर सकरा हो गया। जबकि इसके जस्ट अपोजिट तराई क्षेत्र जो है भावर के बाद आता है कुशीनगर से, ये भी आपका सहारनपुर तक है और ये भी, लेकिन ये आपका कहेंगे पूर्व में अधिक चौड़ा है और पश्चिम की ओर जाते जाते ये सकरा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, भावर एवं तराई क्षेत्र क्या कहला रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जहां पे ज्यादा पानी होगा तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि यहां पर पशुपालन ज्यादा हो रहा होगा, साथ साथ गन्ना की खेती हो रही होगी और धान हो रहा होगा। तो कौन से दो कृषि जो मेन होती है? कहेंगे धान और गन्ना। ये कौन से क्षेत्र में है? कहेंगे गोरखपुर एरिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एरिया, इस क्षेत्र में पीलीभीत एरिया में धान और गन्ना को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आप गोरखपुर में देख लो। और जहां पानी इकट्ठा हो रहा होगा तो वहां बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि वहां डेंगू मलेरिया जैसी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो पूर्वोत्तर आपके जितने उत्तर में है यहाँ इन सारी बीमारियों की ज्यादा अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो भावर एवं तराई क्षेत्र क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे। मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो कहेंगे आपके हिमालय से दो नदियां निकल कर आती हैं, उन दो नदियों को बोलते हैं, एक आपकी गंगा और दूसरी यमुना। जो गंगा है और यमुना जब भारत में कहेंगे ऋषिकेश से हरिद्वार आती है, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में जाएंगे बिजनौर से प्रवेश करती हैं, तो कहेंगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहाँ गंगा आपकी सर्पलाकार बहने लगती है। तो पहली नदी कहां से निकल रही है उसके बारे में हम गंगा के जब हम नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट बताएंगे, नदी कहां से कैसे बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने बताया कि गंगा नदी और यमुना नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वो जब मैदानी भाग में प्रवेश होती है तो वहां पर वो अपने मुहाने पर, अपने किनारे पर बिछाने लगती है और बिछाते हुए क्या करती है, बलिया से बाहर निकल जाती है। अब इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया, बिछा दिया गया, तो यहां पर एक मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। यहां पर किस मिट्टी का निर्माण हुआ होगा? जलोढ़ मिट्टी। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया वो किनारे बेसिन पर बिछाने लगे, बिछाने से क्या होगा, वहां पे एक मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और इस क्षेत्र को, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र। आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि दोआब कर कौन वसूल रहा है, तो आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, जो किसानों पर या कहेंगे लोगों पर दोआब कर लगाता है। तो दोआब का मतलब यहाँ पे गंगा यमुना के दो नदियों के बीच की भूमि वाली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। उस पर कर लगा, तो ये क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है वो क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी भी इसमें दो प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है कि आपकी कहलाती है खादर और एक कहलाती है बांगर। खादर और बांगर दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि खादर और बांगर। तो ये खादर मिट्टी कौन सी है? जो नदी के किनारे होती है, जहां जल प्राय पहुंचता रहता है, उस क्षेत्र की मिट्टी को खादर बोला जाता है। और जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, मतलब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया वो बिछा दिया गया, अब वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां जब पानी नहीं पहुंचते तो वहां कंक्रीट वाली मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के किनारे आपको ऊंचाई पे कंक्रीट वाली मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी आपकी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है। आप कुएं वगैरह की खुदाई करते हैं तो जब नीचे खुदाई करते हैं तो देखेंगे तो व्हाइट रूट की, कहेंगे सबूरे कलर की क्या निकलती है? ग्रंथियां निकलती है। वो वास्तव क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और वो मिट्टी की ग्रंथि कहलाती है, वो बांगर ही कहलाती है। तो जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा होता, कभी पानी पहुंचा अब नहीं जा पा रहा है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर। जहां पानी हर साल पहुंचता रहता है बाढ़ के कारण, वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? खादर। तो मध्यवर्ती क्षेत्र समझ में आ रहा है कि मध्यवर्ती वो क्षेत्र है जहां दो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद अपने बेसिन में जमा कर दिया जाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्यवर्ती क्षेत्र कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर ले खादर, आपका पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जो टेबल शेप्ड होता है, ऐसा क्षेत्र जो टेबल शेप्ड होता है, और जो टेबल शेप्ड होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके पठार कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। तो यहाँ पठारी क्षेत्र में क्या होता है कि दक्षिण की ओर से बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल के जाती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सेओन, टोंस, ये नदियां जाती हैं उत्तर की ओर बहती है और इन नदियों के द्वारा पठारी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है, बहुत सारा कटान करती है। तो यहाँ से बीहड़ का निर्माण होता है, देखा होगा चंबल वगैरह का जो बीहड़ है, ये क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहुत सारे खड्ड बनाते हैं, बीहड़ का निर्माण करते हैं और यहाँ जलप्रपात का भी निर्माण होता है। इस क्षेत्र में जलप्रपातों का निर्माण होगा और साथ ही साथ यहाँ पर झरनों का भी निर्माण होता है। तो यहाँ चीज समझ में आई कि भौतिक विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया, तराई एवं भावर क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और कुशीनगर कहेंगे, और आपका पठारी क्षेत्र, ये 3 भागों में। फिर हमने बताया भावर एवं तराई क्षेत्र क्या है, तराई भावर क्षेत्र क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर गया तो पश्चिम के पूर्व जाता सकरा हो जाता है, जबकि तराई क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर सकरा होता है। और 2 नदियों के द्वारा जो बहा कर आ रहा है क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? आपका मैदानी क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा, इस तरह के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये क्षेत्र हम देखें, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? पठार, आपका भावर एवं तराई क्षेत्र, और ये क्षेत्र आपका मैदानी, और आगे वाला क्षेत्र आपका पठारी क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब जितनी आपकी दक्षिण से नदियां बहकर जा रही, उत्तर से जो नदियां आती हैं वो इसी क्षेत्र में पानी ला रही है। इसका मतलब ये कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अगर ये क्लियर हुआ है, अगर कुछ समझ में आया है और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।